नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना दुबे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 से। आज मैं एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का जो फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका 5th यूनिट इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। इस मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम अर्थ, कारण एवं प्रकार, प्रभाव और उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। इन्फ्लेशन इज स्टेट इज विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, देयरफॉर द प्राइस आर राइजिंग। आप सब जानते हैं बच्चों कि जब कभी भी मुद्रा के मूल्यों में लगातार कमी होती है तो निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, जिसको कि हम सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना, स्फीति, फैलाव, प्रसार या वृद्धि होना मुद्रास्फीति का कारण होता है। और मुद्रा के प्रसार से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इस वजह से उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। प्रत्येक इकोनॉमिक्स के बच्चे यह जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है तो इस परिस्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति वह है जहां वस्तु एवं सेवाओं की कीमत स्तर में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो, जिसके कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई से पहले की अपेक्षा हम कम मात्रा में वस्तुएं या सेवाएं क्रय कर सकें। अर्थात मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय क्षमता को घटा देती है। सरल शब्दों में कहें तो वस्तु की मांग बढ़ने पर उस बढ़ी हुई मात्रा के सापेक्ष पूर्ति के न बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उस अनुपात में अगर हम उस वस्तु की सप्लाई नहीं कर पाए या पूर्ति ना कर पाए तो निश्चित तौर पर वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यह वृद्धि अगर दीर्घावधि तक चलती रहे या बनी रहे तो इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय कीमत स्तर एवं मुद्रा की क्रय क्षमता के मध्य विपरीत संबंध होता है। कीमत स्तर माने किसी भी वस्तु की का मूल्य और मुद्रा की क्रय क्षमता। अगर मुद्रा की क्रय क्षमता कम होगी तो निश्चित तौर पर वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। अगर वस्तुओं के मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति अगर बढ़ जाएगी तो वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। मूल्य स्तर में होने वाली सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर मुद्रास्फीति है अर्थात महंगाई बहुत अधिक बढ़ी हुई है। अगर मान लीजिए 1 किलो की कीमत 10 रुपए है और वह बढ़कर कुछ ही समय में 1 किलो की कीमत अगर 20 रुपए हो जाए तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा कि मुद्रास्फीति यानी किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट हो रही है। अब हम जानना चाहेंगे मुद्रास्फीति के कारण। क्यों मुद्रास्फीति होती है? कॉजेस फॉर इन्फ्लेशन। यह निश्चित तौर पर 3 प्रकार की होती है। पहली है मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तीसरा है मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह, एक्सेस प्रिंटिंग और फ्लो ऑफ मनी। सबसे पहले हम देखेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम उस वस्तु की मांग बाजार में करते हैं। दुकानदार अर्थात सप्लायर जब जो आपकी मांगी गई वस्तु की आपूर्ति करता है, तो उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें कि अगर आप किसी स्थान पर 100 लीटर दूध की मांग करते हैं और उस 100 लीटर की मांग जब जनता के द्वारा की जाती है और जो सप्लायर है, मान लीजिए अमूल कंपनी 100 लीटर दूध आपको एट द मोमेंट उस समय की सप्लाई कर पा रही है, तो यह जो बाजार की स्थिति होती है वह संतुलन की स्थिति मानी जाती है। अब यदि डिमांड बढ़ जाए, मान लीजिए आपकी डिमांड 100 से 200 लीटर की हो जाए,
लेकिन सप्लाई उतनी ही रहे, 100 लीटर की रहे, तब वहां पर असंतुलन की स्थिति बनेगी, अर्थात सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, तो मूल्य में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति में असंतुलन की स्थिति को हम मुद्रास्फीति का कारण है, और इसीलिए जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन आने के कारण कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जब जब भी वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन की स्थिति होगी, मांग ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो ऐसी होने वाली मुद्रास्फीति को मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। जब आपूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम हो जाए, यानी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। अगर 100 लीटर दूध की मांग है और सप्लाई 50 लीटर की हो, तो वहां पर मुद्रास्फीति की स्थिति देखने मिलेगी, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जब मांग काफी बढ़ जाए, अभी आपकी अचानक से आपकी मांग अगर 100 से 200 लीटर की हो जाए और सप्लाई वहीं पर जो पहले की तरह 100 लीटर पर बनी रहे, तब भी आपकी स्थिति यहाँ पर वस्तुओं के मूल्यों की बढ़ने की होगी। तो इस प्रकार या तो मांग बढ़ जाए या आपूर्ति घट जाए, दोनों ही स्थिति में मूल्य में वृद्धि होना मुद्रास्फीति की स्थिति को बताता है। दूसरा जो प्रकार है वह है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जब उत्पादों के निर्माण की लागत या उत्पादन मूल्य, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, इसके कारण जो महंगाई बढ़ती है उससे भी मुद्रास्फीति फैलती है, जिसे हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, कारखाने में जितने भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या बिजली लगाई जा रही है उनकी दरों में वृद्धि, परिवहन शुल्क, यानी अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, आपके द्वारा उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, तब भी आपकी वस्तु के निर्माण की लागत में वृद्धि आएगी। ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में के मूल्य में वृद्धि करते हैं। तो अगर इन कारणों से जो उत्पादन के साधन हैं, अगर उनके मूल्यों में वृद्धि होती है और उसके कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो, तो हम उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है, सामान्य तौर पर किसी भी देश की सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लगाए जाते हैं उनमें छूट देने का प्रयास करती है, ताकि जनता को इस बढ़ती हुई लागत के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि का सामना न करना पड़े। मुद्रास्फीति का तीसरा कारण है मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह, एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ और फ्लो ऑफ मनी। उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए जब सरकार के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाती है, तो इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में तथा लोगों के पास पहले की अपेक्षा अचानक बहुत ज्यादा मुद्रा आ जाती है, और जब जरूरत से ज्यादा मुद्रा आ जाती है तो लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कुछ ज्यादा मांग करते हैं। ज्यादा मांग निश्चित तौर पर वस्तु के मूल्य वृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसकी ठीक दूसरी स्थिति, मांग ज्यादा हो गई है वस्तु की, लेकिन उसके अनुपात में हम वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो यह भी एक वजह होती है कि मांग ज्यादा पर आपूर्ति कम, तो निश्चित तौर से वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और हमें मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे वे 3 कारण जिनकी वजह से मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इसके पश्चात कुछ ऐसे प्रकार भी बताए गए हैं जो कि मुद्रास्फीति के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। मुद्रास्फीति किस स्थिति में है यह जानने के लिए हमें उनके प्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को 5 प्रकार की मुद्रास्फीति बताने का प्रयास करूंगी। बहुत सारे लोग आपको 7 या 8 प्रकार भी बताते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 5 प्रकार जाने जाते हैं जिनके आधार पर आप आसानी से मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा सरकती या रेंगती मुद्रास्फीति, जिसको कि हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में
3% या उससे कम वार्षिक की दर से कीमतों में वृद्धि हो तब हम उसे क्रीपिंग या सरकती या रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि आप किसी वस्तु को 100 रुपए में क्रय करते हैं, कुछ समय पश्चात उसका मूल्य 102 और थोड़े समय बाद अगर उस वस्तु का मूल्य 105 रुपए हो जाता है, तो यह बहुत ज्यादा दर से नहीं बढ़ी हुई, हमारी वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ा, तो हम इस मुद्रास्फीति को अच्छी मुद्रास्फीति कहते हैं। यह निश्चित तौर पर बहुत कम प्रतिशत से रेंगती हुई होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत अच्छा समय होता है जब आपकी मुद्रास्फीति की दर 3% तक वार्षिक रहे। दूसरी जो स्थिति होती है वह है चलती मुद्रास्फीति, जिसको कि हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जब मुद्रास्फीति की दर 3 से 10% वार्षिक की दर से हो तो हम इसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह जो स्थिति होती है, जो 3 से 10% के बीच वार्षिक की स्थिति होती है, यह एक चेतावनी होती है देश की सरकार के लिए कि अब हमें समझ जाना चाहिए, अन्यथा आपकी अर्थव्यवस्था पर इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम होने वाले हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि अचानक से 3% से बढ़कर हमारी मुद्रास्फीति की दर 10% तक पहुंचने लगे, तो सरकार को सचेत होकर इस मुद्रास्फीति पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए, इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। तीसरी जो होती है वह होती है भागती मुद्रास्फीति, जिसको कि हम रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कीमतें 10 से 20% वार्षिक की दर से बढ़ती हैं। यह बहुत नुकसानदायक होती है। इसे कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक या राजकोषीय प्रयास करने पड़ते हैं। अगर किसी वस्तु का मूल्य आज 10 रुपए, कल 20, उसके अगले दिन 40, उसके अगले दिन 100, अगर इस तरीके से बढ़ने लगे तो यह मुद्रास्फीति की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती और उस समय में सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाकर, विभिन्न प्रकार के कर लगाकर वस्तुओं के मूल्य को कम करने या मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास करती है, जिससे कि इस बढ़ती हुई या भागती हुई या रनिंग मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जा सके। चौथी मुद्रास्फीति, जिसे हम अति मुद्रास्फीति या गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है, अर्थात आपकी मुद्रास्फीति की दर 20 से 50%, जिसे हम गैलोपिंग स्टेज कहते हैं, और उसके बाद 50 से 100% अर्थात हाइपर स्टेज में पहुंच जाए, तो ये बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति होती है। इस समय आपकी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाएगी, सरकार की विश्वसनीयता एकदम कम हो जाती है। इसमें विदेशी निवेशक यहाँ पूंजी निवेश करने से बचने लगते हैं, और या फिर अगर उन्होंने कुछ मात्रा में आपके देश पर अपनी पूंजी निवेशित की है तो उन्हें निकालने का प्रयास करने लगते हैं। मुद्रा के मूल्य में तेजी से गिरावट आती है। अचानक अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर आ जाती है। यह मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। सामान्यतः ऐसी घटनाएं उस परिस्थिति में होती हैं जब आपका देश या हमारा देश विश्व युद्ध की स्थिति पर हो। उस समय युद्ध के कारण होने वाले बेकाबू खर्चों को रोक लगाने के लिए सरकार अचानक से बहुत ज्यादा चलन में मुद्रा लाती है या मुद्रा का प्रसार करती है। उस परिस्थिति में हम इस गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन का सामना करते हैं। आप सभी जानते होंगे जर्मनी में 1920 में यह स्थिति पैदा हुई थी, जब वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति थी। वस्तुओं के मूल्य कुछ बहुत थोड़े समय में लगातार बढ़ते हुए 100% उनकी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई थी और उस मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो गया था। पांचवी एक और इन्फ्लेशन का प्रकार है जिसको कि हम संरचनात्मक या मार्ग अवरोधक मुद्रास्फीति कहते हैं, स्ट्रक्चरल या बॉटलनेक इन्फ्लेशन। जब उत्पादों की आपूर्ति में अचानक गिरावट आ जाए, जैसे
कभी बहुत सारे लोग इस तरीके की डंपिंग करते हैं वस्तुओं को बहुत समय तक रोक कर रखना, ताकि वस्तुओं के मूल्यों में अचानक वृद्धि की जा सके। जब ऐसी स्थिति होती है या भ्रष्टाचार जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो कुछ परिस्थितियों में जो हमारे व्यवसायी होते हैं वह वस्तुओं को रोकना शुरू कर देते हैं, उनकी गोदाम में उनका भंडारण करने लगते हैं, और कुछ समय रुकने के बाद जब उस वस्तु की मात्रा या मांग लगातार बढ़ते चली जाती है, तो तब उस वस्तु को जारी किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है या उसे सप्लाई में लाया जाता है, और उस समय यह जो वस्तु का मूल्य है निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ दिखता है। आप देखेंगे कुछ समय पहले हमारे यहाँ प्याज की इसी तरह की डंपिंग के कारण अचानक से प्याज का मूल्य 20 रुपए से 100 रुपए की स्थिति पर पहुंच गया था। तो जो यह स्थिति होती है वह संरचनात्मक प्रकार माना जाता है इन्फ्लेशन का, और यह भी सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रयासों के माध्यम से इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगला जो हम देखना चाहेंगे, मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति का प्रभाव कुछ लोगों पर अच्छा पड़ता है और कुछ लोगों पर इसके बुरे प्रभाव होते हैं। उत्पादक वर्ग जो कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिसमें हम कृषक, उद्योगपति या व्यापारी को मानते हैं, वह निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति में होते हैं मुद्रास्फीति के समय। ऋणी जो होता है, बोरोवर, जो विभिन्न प्रकार से ऋण लेता है बैंक से, सरकार से, इन लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति होती है, क्योंकि जिस समय वह ऋण लेता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए का ऋण 2018 में लिया, 2022 में उसे उस ऋण को चुकाना है, और अगर इस पर लगने वाले ब्याज की दर कम हो, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जिस मूल्य पर, मुद्रा के जिस मूल्य पर, जो मुद्रा की क्रय शक्ति 2018 में थी, वह 2022 में बहुत कम हो जाएगी या कम हो जाएगी अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति के कारण। तो हम यह मान लेते हैं कि उस ऋणी को बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि उसने जिस मूल्य पर वस्तु को मुद्रा को लिया था, उससे बहुत कम मूल्य पर उसे उस 1 लाख रुपए को लौटाना होगा। ऋणदाता के लिए हानि की स्थिति होती है, क्योंकि आज जब उसे वह पैसा वापस मिलेगा तो उसकी वैल्यू पहले की तुलना में या कुछ वर्ष पूर्व जब वह ऋण देता है उसकी तुलना में बहुत कम हो जाती है। इसके बाद निश्चित आय वर्ग वालों को मुद्रास्फीति के कारण हानि होती है। उनकी आय में उस तरीके से या उतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी की होना चाहिए। कुछ वृद्धि निश्चित तौर पर वार्षिक होती है, लेकिन जिस तरीके से मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य या महंगाई बढ़ती है, उस लेवल पर अगर उनकी आय नहीं बढ़ती तो निश्चित आय वालों को मुद्रास्फीति के कारण हानि उठानी पड़ेगी, और जो परिवर्तित आय या प्रतिवर्ष जिनके लाभों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, उनके लिए मुद्रास्फीति की स्थिति लाभप्रद या अच्छी मानी जाती है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं। आर्थिक विषमताएं कैसे बढ़ेंगी? ऐसे बढ़ेंगी कि जो गरीब वर्ग है उसके लिए वह वस्तु जो भी वह क्रय कर रहा है, चूंकि उसके मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है और उस अनुपात में उसकी आय नहीं बढ़ रही, तो निश्चित तौर से गरीब वर्ग और अधिक गरीब होता चला जाता है और धनी वर्ग और अधिक धनी होगा। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आर्थिक विषमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। फिर व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि जब वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ने लगते हैं तो किसी भी देश को जहां पर वस्तुओं के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या मुद्रास्फीति की स्थिति है, वहां पर निर्यात घट जाता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जाने के कारण हमको अपना आयात बढ़ाना पड़ता है। तो यह संतुलन विपक्ष में होने की स्थिति मुद्रास्फीति के कारण देखने को मिलती है। इसके बाद जब ये बहुत सारे प्रभाव हमने देखे जो कुछ लोगों के लिए लाभप्रद थे और कुछ लोगों के लिए हानिप्रद, निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति की स्थिति अगर एक निर्धारित दर से हो तो वह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य या अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर सरकती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति अगर किसी देश में है तो वहां पर
वह अच्छी अर्थव्यवस्था या अच्छी स्थिति इसलिए मानी जाएगी क्योंकि इस 3% की दर तक लोगों को यह मालूम रहता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि या अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, तो उनके द्वारा वस्तुओं की मांग निरंतर कुछ समय तक या लंबे समय तक बनी रहती है और यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। अब मान लीजिए जो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं उनमें से दूसरे, तीसरे या चौथे क्रम की मुद्रास्फीति अगर किसी अर्थव्यवस्था में देखने को मिले तो वहां पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के मुख्य तौर पर 3 उपाय बताए गए हैं। पहला है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। दूसरा है मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। तीसरा है अमौद्रिक उपाय, नॉन मॉनेटरी मेजर्स। राजकोषीय नीति अर्थात संतुलित बजट बनाना। दूसरा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना। तीसरा प्रगतिशील करारोपण। चौथा सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना। पांचवा बचत को प्रोत्साहन देना। छठवां उत्पादन में वृद्धि करना। इन तरीकों से या यह उपाय अपनाकर सरकार बढ़ने वाली या होने वाली मुद्रास्फीति को काफी हद तक रोक सकती है। दूसरा जो उपाय है वह है मौद्रिक उपाय। इसमें पहली बात है जो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, यानी जैसे भी सरकार चलन में अगर अचानक बिना किसी कारण के मुद्रा का प्रसार करती है तो उस पर रोक लगाना जरूरी होगा या कुछ ऐसे नियम बनाए जाए कि अचानक से चलन में मुद्रा की ज्यादा मात्रा ना हो। दूसरा है मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। तीसरा है कठोर साख नीति। इन तरीकों से हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक विविध उपायों जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजारों की क्रिया, परिवर्ती कोष आदि से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तीसरा जो नियंत्रण करने का उपाय है वह है अमौद्रिक उपाय। उत्पादन समायोजन के द्वारा मुद्रा प्रसार को रोका जा सकता है, जैसे विभिन्न उपयोगों में उत्पादन के साधनों का पुनर्आवंटन, ऐसी वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण करना जिनकी कीमतों में एकदम से वृद्धि हो जाती है। तीसरा है आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करना। इस तरह हमने देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति रहती है तो वह अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। इस तरह मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार की स्थिति में कठोर मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति का प्रयोग उचित माना जाता है। लागत प्रेरित मुद्रा प्रसार में रोक हेतु मजदूरी एवं कीमत नियंत्रण की विधि अधिक उपयुक्त होगी, जिससे व्यवसायियों एवं श्रमिकों की बढ़ती हुई मांग पर रोक लगाई जा सके। कड़ी मुद्रा नीति से मांग पर रोक तो लगेगी, पर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाला विस्तार भी अवरुद्ध होगा। इस तरह यदि न्याय संगत मुद्रास्फीति का उचित प्रयोग किया जाए तो इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी कारण अल्प विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि की नीति में स्फीतिकारी वित्त व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही प्रयास इस जो हमारे अल्प विकसित देश हैं उनमें यही प्रयास किया जाता है कि जो मुद्रास्फीति की दर है वह 3% तक निश्चित तौर पर स्थापित रहे। अगर 3 से 10% की स्थिति बनती है तो वहां पर राजकोषीय या मौद्रिक उपायों के माध्यम से उन पर नियंत्रण करते हुए हम अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से इन विभिन्न तरीकों से आपने जानने का प्रयास किया कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, उसके क्या कारण है, कितने प्रकार हैं, उनके क्या प्रभाव हैं और कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। अगर आप सब बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई परेशानी हो, कोई जानकारी अगर लेने की उत्सुकता हो तो आप आगे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।